इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। जी हाँ, इसके अंदर भाई मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आप मिड कैप की पूरी म्यूचुअल फंड की लिस्ट उठा के देखेंगे 2024 के अंदर ये आपको टॉप फंड मिलने वाला है। तो क्या 2024 के अंदर इन्वेस्ट करना इसके अंदर सही रहेगा? कंपैरिजन भी करेंगे क्वांट के साथ में और जितने भी मिड कैप के अंदर अदर में जो टॉप लिस्टिंग के ऊपर आते हैं, प्रो और कॉन्स क्या है। पर्सनल मेरी एसआईपी लगी हुई है तो अभी तक मुझे कितना रिटर्न्स मिल चुका है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर। साथ में बताना चाहूंगा आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये वीडियो भाई सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सबसे पहले यार चलो मैं आपको अपनी पर्सनल एसआईपी दिखा देता हूँ यार, और इस बात पे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे मैं वही चीजें रिव्यू करता हूँ जिसके अंदर मेरा पर्सनल पैसा लगा होता है। तो आप स्क्रीन के सामने सिंपली देख सकते हो, मैंने इसके अंदर जो है जनवरी 2024 से जो है 5,000 रुपये की जो एसआईपी यहाँ पे शुरुआत की थी और अभी तक एब्सोल्यूट जो रिटर्न है वो 16% का मेरे को मिल चुका है। अब वैसे अगर आप देखोगे ना तो मार्केट के अंदर काफी सारे जो है मिड कैप कैटेगरी के अंदर म्यूचुअल फंड है, ऑलमोस्ट 29 प्लस म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है। लेकिन उसमें से अगर आप टॉप रैंकिंग के म्यूचुअल फंड्स देखोगे जिसमें सबसे ज़्यादा AUM साइज है, तो यहाँ पे सबसे टॉप पे जो आता है वो HDFC का मिड कैप आता है, जिसके अंदर 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा लगा हुआ है। वहीं पे अगर मैं मोतीलाल ओसवाल की बात करूँ तो वो भी भाई डेफिनेटली टॉप 10 के अंदर तो रैंकिंग करता ही करता है, जिसके अंदर 12,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है। अब देखो इसके अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.61 का मिलेगा। बाकी इस पूरी कैटेगरी के अंदर अगर आप कैटेगरी एवरेज देखते हो तो 0.71 का रहता है, जो कि काफी अच्छा इसका एक्सपेंस रेशियो भी है। प्लस यहाँ पे अगर मैं रेटिंग्स की बात करूँ, क्योंकि डिफरेंट जो एजेंसी होती है ना वो रेटिंग्स प्रोवाइड करती है, और भाई क्रिजल तो बहुत ही कम म्यूचुअल फंड को रेटिंग्स प्रोवाइड करता है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो मार्च 2024 का लेटेस्ट अपडेट है। क्रिजल ने इसको 4 स्टार की रेटिंग दे रखी है। 2023 के अंदर इसको जरूर 5 स्टार की रेटिंग दे रखी थी, अभी डी ग्रेड हुआ है लेकिन स्टिल 4 स्टार इज द बेटर। बाकी गाइस अगर मैं वैल्यू रिसर्च फर्म की भी बात करूं तो उसने भी इसको 4 स्टार की रेटिंग दे रखी है। बाकी ग्रो पे, पेटीएम पे भी आपको 4 to 5 स्टार की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। अब देखो इसके रिटर्न्स की बात करता हूं तो भाई एक साल के अंदर इसने 64% का एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दिया है, 2 साल के अंदर 46% का, 3 साल के अंदर 39% का, 5 सालों के अंदर 34% का, और पिछले भाई 10 सालों के अंदर 22% का एनुअल CAGR इसने बना के दिया है। प्लस अगर आप इसकी रैंक देखते हैं ना विद इन द कैटेगरी, यानी पूरी मिड कैप कैटेगरी के अंदर आप रैंकिंग देखते हैं, चाहे मैं 1 साल की बात करूं, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की, हमेशा भाई ये टॉप 5 रैंकिंग के अंदर आया। जी हाँ, पिछले 10 सालों के अंदर, मतलब पूरी कैटेगरी के अंदर, तो भाई बहुत ही अच्छे खासे इसने रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिए हैं। प्लस अगर इसके मैं बेंचमार्क की बात करूँ तो इसके अंदर जो बेंचमार्क होता है वो निफ्टी का मिड कैप 150 होता है, ठीक है। वैसे तो आप मोतीलाल ओसवाल का एक इंडेक्स फंड भी है जो कि निफ्टी मिड कैप 150 पे काम करता है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा ये एक्टिव जो है म्यूचुअल फंड है, तो क्या इसने अपने बेंचमार्क को बीट कर रखा है कि नहीं कर रखा। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली बीट किया हुआ है। 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की बात करूं तो हर साल भाई इसने अपने बेंचमार्क को जो है बीट कर रखा है। अब बात करते कि क्या ये फंड कभी नेगेटिव के अंदर गया है, तो भाई पिछले कुछ सालों के अंदर 2018 के अंदर आप देख सकते हो ये नेगेटिव के अंदर डेफिनेटली गया है। लेकिन भाई इसका सिंपल सा रीजन, अगर आप पूरी कैटेगरी भी देखोगे ना मिड कैप वाली, ठीक है, 2018 के अंदर तो -11% से गई है, और ऑलमोस्ट ये फंड भी उतना ही नेगेटिव के अंदर गया है। प्लस अगर आप यहाँ पे डाउन साइड भी देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं कोविड वाले पीरियड की बात करूँ तो कैटेगरी एवरेज -24% का था, तो ये फंड भी ऑलमोस्ट -27% की समथिंग डाउन किया हुआ है। अब देखो इसके अगर मैं रिस्क रेशियोज वगैरह की बात करूँ तो यार स्टैंडर्ड डिविएशन वॉलेटिलिटी थोड़ी सी हाई मिलने वाली है, लेकिन बीटा आप देख सकते हो 1 के नीचे रहेगा, यानी पॉजिटिव दिखेगा, और जितना आप रिस्क उठा रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको JSL अल्फा भी पॉजिटिव देखने को मिलता है। अब इसमें यार अगर मैं कंपनीज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वोडाफोन आइडिया, प्रेसिस सिस्टम हो गया, कल्याण, जोमेटो वगैरह, कॉफॉक लिमिटेड, पॉलीकैप्स इंडिया, ये कंपनियां टॉप 10 होल्डिंग्स में आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखो अगर आप मिड कैप कैटेगरी के अंदर और दूसरे फंड्स को भी देखते हो जिसको भी अच्छी खासी क्रिजल रैंकिंग मिली हुई है, और 1 साल के रिटर्न भाई बहुत अच्छे खासे ऑलमोस्ट मतलब 64% के अबाव है, तो अगर मैं यहाँ पे उनसे कंपैरिजन करना चाहूँ, जिसके अंदर मान लो मैंने क्वांट को ले लिया, ठीक है, फिर एक निप्पॉन भी बहुत अच्छा फंड आता है, और HDFC जो कि सबसे बड़ा फंड है इस कैटेगरी के अंदर, तो अगर यहाँ पे मैं फंड की सबकी एजेस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट यार सभी को 10 साल यहाँ पे हो चुके, मतलब मैंने यहाँ पे वही कंपैरिजन किए जो काफी पुराने ज्यादा फंड्स हैं। तो देखो अगर मैं रिटर्न्स की सिंपली यहाँ पे बात करूँ तो 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर आपको डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने वाले हैं मोतीलाल के अंदर। क्वांट का भी अगर आप देखो तो डेफिनेटली मोतीलाल को ही मतलब आसपास ही, उसके ऑलमोस्ट आसपास ही यहाँ पे आपको रिटर्न्स दिखेंगे, चाहे मैं 1 साल की बात करूँ, 3 साल की या 5 साल की।
बाकी सब के अंदर आपको डेफिनेटली थोड़े से लो रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी गाइस अगर मैं बात करूँ, अगर लेट सपोज अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी मिड कैप कैटेगरी के अंदर 2 फंड भी यहाँ पे पिकअप करते हो, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो क्या ओवरलैपिंग होने के चांसेस है? तो देखिए टॉप कैटेगरी में जैसे अगर मैं मोतीलाल ओसवाल या क्वांट की अगर मैं बात करूं, अगर आप टॉप 5 होल्डिंग्स वगैरह भी देखेंगे तो ऐसा ना आपको कोई कॉमन स्टॉक्स दिखने वाला नहीं है। और प्लस जब मैंने कंप्लीट यहाँ पे जो है इसको एनालिस किया तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं क्वांट के अंदर और बेसिकली यहाँ पे जो है आपका मोतीलाल ओसवाल, दोनों के अंदर केवल 5.83% का पोर्टफोलियो का ओवरलैप है। तो भाई पूरी की पूरी जो है 29 जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम है उसके अंदर डेफिनेटली बेसिकली अगर आप रिटर्न्स एक्सपेंड रेशियो 3 साल 5 साल और 10 साल के कैगर रेट बेसिस पे कंपेयर करते हो तो मिड कैप कैटेगरी में डेफिनेटली मोतीलाल ओसवाल को यार आप डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी गाइस आप लोगों की क्या राय है? जैसे पिछले साल पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड भी काफी अच्छा खासा था और एचडीएफसी में भी जो है कई सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है। आप लोग किस मिड कैप के अंदर फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और आप लोग के जो भी फीडबैक या डाउट्स है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।